नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखित कहानी खूनी की गिरफ्तारी। लाला हंसराज से मेरी पहल जान पहचान सन 1924 में हुई थी। उन दिनों विश्वविद्यालय की परीक्षा में पास होकर मैं अभी बाहर निकला ही था। रुपए पैसे की कुछ कमी तो थी नहीं। पिताजी जो रुपया बैंक में जमा कर गए थे, उसके सूद से हिंदू होटल में शिष्ट शिक्षित मनुष्य की तरह रहकर भरण पोषण का काम अच्छी तरह चल जाता था। किसी का कुछ देना पावना नहीं था। इन सब झंझटों से दूर होकर भले मानस की तरह अच्छी पोशाक, अच्छा खाना पहनना सदा निर्विघ्न चला जाए, इसका प्रबंध मानो वे मेरे वास्ते अपने संचित धन से कर गए थे। इसी कारण मेरे मन में था कि सदा कुंवारा रहकर साहित्य चर्चा में जीवन व्यतीत करूंगा। पहले युवावस्था में यही जोश भर रहा था कि एकाग्रचित्त होकर वाणी देवी की आराधना करके हिंदी साहित्य में युगांतर उपस्थित कर दूंगा। उस अवस्था में हमारे देश के नवयुवकों को अनेक बड़े बड़े स्वप्न आया करते हैं। यद्यपि उन सपनों के टूटने में भी बहुत विलंब नहीं होता, किंतु उन बातों को छोड़कर पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाला हंसराज से कैसे मेरा परिचय हुआ। जो लोग भारत के सिंहद्वार बम्बई की अच्छी तरह सैर कर चुके हैं, उनमें भी बहुतों को नहीं मालूम होगा कि उस मुंबापुरी के केंद्र स्थान में नलबाजार और कुम्हारबाड़े की मोड़ पर एक ऐसी विकट बस्ती है जहां एक और व्यापार कुशल मारवाड़ी और भाटियों का रहना होता है, और पास ही फपरेल के घरों में मजदूर और रोज काम करके पेट भरने वाले अन्य श्रेणी के लोग रहते हैं। वहीं दूसरी ओर भूरी आंखों और चंचल चोटी वाले चीन देशवासियों का निवास है। उस त्रिवेणी की संगम भूमि में एक ऐसे दर्जे के आदमी भी रहते हैं जिनको दिन में देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनमें कुछ अस्वाभाविक या विशेष असाधारण प्रवृत्ति विराजमान है। लेकिन संध्या हो जाने के बाद सूर्यदेव जब जगत को तपाकर अपने अस्ताचल को पधार जाते हैं, तब उस मोहल्ले का आश्चर्य रूप से परिवर्तन होने लगता है। थोड़ी ही रात जाने पर वहां सब आसपास की दुकानें एकदम बंद हो जाती हैं। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। सड़क पर दूर दूर खंभों पर खड़े लैंप अपनी लाल जिह्वा लपलपाना छोड़ अपने नीचे अंधकार ही की वृद्धि किया करते हैं। उस समय वे लोग छोटी छोटी सड़कों पर आवाजाही शुरू कर देते हैं। केवल दूर पर एक आध पान बीड़ी की दुकानें खुली रहती हैं। उस अवसर पर वे लोग केवल चुपचाप छाया की तरह चलते फिरते हैं। यदि कोई भूला भटका राह चलता उधर से आ निकलता है, तो वह भी चुपचाप डर से जल्दी जल्दी पांव उठाता हुआ शंकित भाव से वहां का भयंकर रास्ता पार कर जाता है। उस विकट मोहल्ले में किस तरह पहुंचकर मैं एक मेष का निवासी हो गया था, वह सब विस्तार से कहने लगूं तो बड़ा पोथा हो जाएगा। संक्षेप में इतना ही कह देना बहुत होगा कि दिन में उस मोहल्ले को देखकर मेरे मन में कुछ भी संदेह या दुर्भावना नहीं हुई। मेज के दूसरे महल पर एक हवादार कमरा सस्ते भाड़े पर पाकर मैं एकदम सामान लिए हुए वहां पहुंच गया। लेकिन जब पीछे मालूम हुआ कि उस मोहल्ले में माहवारी 2-3 लाशें कटी और अंगभंग दशा में सड़क पर मिला करती हैं, और कम से कम सप्ताह में एक बार लाल पगड़ी वाली पुलिस की दौड़ भी वहां जरूर आया करती है, तब मन कुछ विचलित हुआ। लेकिन मेस वालों के व्यवहार से ऐसी ममता हो गई थी कि वहां से डेरा डंडा उठाकर दूसरी जगह जाने का विचार नहीं कर सका। बात यूं थी कि संध्या समय तो मैं अपने लिखने पढ़ने के काम में ही लगा रहता था। सूरज डूबने के पीछे घर से बाहर निकलने का अवसर नहीं होने के कारण व्यक्तिगत रूप से आफत का शिकार होने की कभी आशंका ही नहीं हुई। हमारे मेस के ऊपरी महल पर केवल 5 कमरे थे। हर एक में एक एक सज्जन रहते थे। उनमें से सब नौकरी करके जीवन बिताने वाले अधिक उम्र के लोग थे। वे लोग हर शनिवार को घर जाते थे और सोमवार को लौटकर ऑफिस के काम में जुट जाते थे। वे लोग बहुत दिनों से उसमें रहा करते थे। इन दिनों उनमें एक आदमी काम से छुट्टी पाकर घर चले गए थे। उन्हीं के कमरे पर मैंने अधिकार कर लिया था। संध्या हो जाने पर बरंडे में ताश पीटने और चौसर खेलने की बैठक होती थी। उस समय हार जीत और गोटीलाल के लिए वहां कभी गर्मागर्मी और चिल्लाहट भी मच जाती थी। उनमें गोविंद पांडे एक पक्के खिलाड़ी थे। उनके प्रतिद्वंद्वी थे कल्लुमल हार जाने पर बड़ी धींगा-धींगी करते थे। उनसे लोगों को निबटने में 9 बज जाता था। तब रसोइया महाराज आकर रोटी के तैयार होने की खबर देते थे। उसके बाद वहां का अड्डा तोड़कर सब लोग खाने बैठते, जिसकी समाप्ति करके सब लोग अपने अपने कमरे में ही रहते थे। यही उस मेस की चर्या थी। सब लोग निश्चिंत होकर उसमें जीवन बिताते हैं, देखकर मैं भी उनमें मिल गया। मेस के नीचे वाले कमरे में मकान वाले महाशय निवास करते थे। वे मकान मालिक थे होम्योपैथी डॉक्टर। नाम था सुखदेव प्रसाद। सुखदेव प्रसाद बड़े सरल स्वभाव के मिलनसार आदमी थे। उनके घर में लड़के बच्चे नहीं थे। जान पड़ता है उन्होंने ब्याह नहीं किया था।
वे मेस में रहने वालों के खाने पीने और सुख स्वच्छंदता के लिए सदा उद्योग करते रहते थे। उनके सुप्रबंध के कारण किसी को कुछ अभाव अभियोग का अवसर नहीं आता था। मासिक भोजन और कमरे के किराए के लिए प्रतिमास 30 रुपया हर पहली तारीख को आगामी देकर ही लोग महीने भर के लिए निश्चिंत हो जाते थे। उस मोहल्ले के गरीबों में डॉक्टर सुखदेव प्रसाद की बड़ी चलती थी। सवेरे और संध्या को उनके बैठक में रोगियों की बड़ी भीड़ होती थी। कोई रोग हो, किसी तरह का साधारण या असाधारण, नया या पुराना, सबको 4 खुराक का एक आना लेकर दवा देते थे। इस कारण उनका नाम एकनिया बाबू सब में प्रसिद्ध हो गया था। रोगियों के घर उनको देखने जाने के लिए तो उन्होंने एकदम इनकार करके नई डॉक्टरी पद्धति का प्रचलन किया था। जब कभी दबाव या विशेष अनुरोध पर किसी रोगी के यहाँ चले जाते तो उससे फीस नहीं लेते थे। इस कारण मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस में उनकी बड़ी बड़ाई, बड़ी मर्यादा और बड़ी श्रद्धा लोगों में हुआ करती थी। मैं भी थोड़े ही दिनों में उनका एक आलापी मित्र हो गया। 10 बजे सब लोग खा पी कर ऑफिस चले जाते थे। डेरे पर हम ही 2 आदमी पड़े रहते थे। स्नान भोजन बहुधा साथ ही हुआ करता था। उसके बाद दोपहरी भी गप लड़ाने, अखबार पढ़ने और इधर उधर की आलोचना में कट जाती थी। डॉक्टर बड़े सात्विक, उपकारी और निरीह होने पर भी बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें कहा करते थे। दुनिया देखे हुए अनुभवी आदमी थे। वे अभी 40 वर्ष से अधिक के नहीं थे। किसी विश्वविद्यालय की कोई डिग्री भी उन्होंने हासिल नहीं की थी, लेकिन घर बैठे ही उन्होंने इतनी अभिज्ञता अर्जित कर ली थी कि उनकी बातें सुनने पर लोग दंग हो जाते थे। लोगों का आश्चर्य और अपनी बड़ाई देख सुनकर डॉक्टर कहा करते थे, और तो मेरा कुछ काम नहीं है, लेकिन घर बैठकर ही दुनिया की सैर करना यह मजा किताब में देखा। यही मेरा धंधा है। इसी से जो कुछ मालूम होता है वह मैं करता हूँ। हमारी जो कुछ पूंजी है वह सब इन्हीं पुस्तकों की है। उस मोहल्ले में 2 महीना बिता चुकने पर एक दिन मैं कोई 10 बजे के समय डॉक्टर साहब के घर बैठा बंबई समाचार पढ़ रहा था। गोविंद पांडे भोजन के बाद पान कचरते हुए ऑफिस चले गए थे। उनके बाद कल्लू बाबू बाहर निकले। वे भी दांत के दर्द के लिए डॉक्टर से एक पुड़िया दवा लेकर अपने दफ्तर को चलते हुए। फिर बाकी दोनों ने बाहर होकर अपना अपना रास्ता नापा। अब दिन भर के लिए मानो मेज खाली हो गया। डॉक्टर के पास अभी 2-1 रोगी थे। वे भी दवा लेकर बारी बारी से बाहर निकले। उनके चले जाने पर डॉक्टर ने चश्मा उतार कर धोती के छोर से साफ करते हुए पूछा, अखबार में कुछ नई खबर है? हम लोगों के मोहल्ले की। मैं, नई खबर तो यही है कि इस मोहल्ले में पुलिस ने खाना तलाशी ली है। डॉक्टर ने हंसकर कहा, यह तो हमेशा का धंधा है। कहाँ, किसके घर में हुई है? मैं यहीं पास वाले 36 नंबर के मकान में कल तीसरे पहर को शमी मियाँ के घर की तलाशी हुई है। डॉक्टर, अरे उसको तो हम जानते हैं, हमारे पास दवा लेने वह बहुत आया करता है। लिखा है तलाशी किस वास्ते हुई है? मैं, कोकेन के वास्ते हुई है। देखिए न, पढ़ लीजिए। डॉक्टर ने फिर चश्मा नाक पर चढ़ाकर हाथ बढ़ाया। मैंने तुरंत बंबई समाचार दे दिया। वे आंख के पास ले जाकर पढ़ने लगे। कल कुम्हारबाड़ा के 36 नंबर ए मकान में शेख छम्मी मियाँ के मकान में पुलिस ने घंटों तलाशी की है। उस घर में छम्मी नाम का एक शेख रहता था, लेकिन कोई फंसाने वाली चीज बरामद नहीं हुई है। तो भी पुलिस को यह विश्वास है कि इस मोहल्ले में कोकेन की कोई गुप्त आढ़त है, जहां से शहर में सर्वत्र कोकेन सप्लाई किया जाता है। कोई पक्के हाथ का चतुर असामी पुलिस की आंख में धूल झोंक कर बहुत दिनों से ये गैरकानूनी काम कर रहा है। ये बड़े दुख की बात है कि आज तक अपराधी, अपराधियों या उनके नेता का पुलिस पता नहीं लगा सकी, न उनके गुप्त भंडार का ही कुछ ठिकाना मालूम हो सका। डॉक्टर कुछ चिंता करके कहने लगे, बात बिल्कुल सही है। हम भी इतना जरूर समझ रहे हैं कि अगल बगल में कोकेन का कोई बड़ा अड्डा जरूर है। इसका मुझे कई बार इशारा मिला है। आप तो जानते ही हैं, हर तरह के लोग हमारे यहाँ दवा लेने आया करते हैं, और चाहे जो हो, लेकिन कोकेन खाने वाला आदमी डॉक्टर की आंखों से बच तो सकता नहीं। मैंने पूछा, अच्छा डॉक्टर साहब, इस मोहल्ले में इतनी खून खराबी और मारकाट होने का कारण क्या है? डॉक्टर कहने लगे, इसका कारण आपकी समझ में नहीं आता। ये तो सीधी सी बात है, जो छिपकर गैरकानूनी काम करके कोई रोजगार चला रहा है, वह सदा डरता रहता है। उसके मन में हमेशा पकड़े जाने का भय लगा रहता है। अगर संयोग से कोई आदमी उसका गुप्त भेद जान ले तो जरूर वह गैरकानूनी काम वाला उसको जान से मार डालेगा। आप ही विचार कीजिए, मान लीजिए कि मैं ही अगर कोकेन बेचने का रोजगार करता हूँ और आप उसका पता पा गए, तो आपका बचा रहना मेरे लिए तो बड़ा खतरनाक है ना। अगर आप पुलिस से यह बात खोल दें तो मेरे वास्ते तो जेल तैयार है, और साथ ही मेरे रोजगार का खात्मा हो जाएगा। लाखों का माल जब्त होते देर न लगेगी। तब मैं ऐसा कैसे होने दूंगा? यह कहकर डॉक्टर हंसने लगे।
मैंने कहा, देखते हैं, आपको तो अपराधियों के भीतर का अच्छा अनुभव है। हाँ, मैं इन लोगों की हरकत अच्छी तरह से पहचानता हूं ना, कहकर डॉक्टर ने अपने कागज और रजिस्टर समेटना शुरू कर दिया। मैं भी उठकर वहां से चलने को हुआ। इसी समय एक आदमी वहां पहुंचा। वह 23-24 बरस का रहा होगा। देखने में पढ़ा लिखा भला आदमी जान पड़ा। शरीर सुडौल, गोरा बदन, चेहरा भी खूब साफ, मुखमंडल और चितवन से उसकी बुद्धिमानी प्रकट हो रही थी। ऐसा जान पड़ा कि इस समय संकट में पड़ गया है। कपड़े लत्ते की ओर उसकी सावधानी नहीं है। बाल बिखरे हुए, पंजाबी कुर्ता मैला हो गया है। पांव के जोड़े का रंग भी पॉलिश बिना खराब हो रहा है। चेहरे पर उद्वेग है। मेरी ओर ताककर से कहने लगा, सुना, यह कोई मेस है, मैं रहना चाहता हूं, कोई कोठरी खाली है। हम दोनों आदमी विस्मय की दृष्टि से उसकी ओर देख रहे थे। डॉक्टर ने मुंह हिलाकर कहा, नहीं, कोई खाली जगह तो इसमें नहीं है। आप क्या काम करते हैं? वह आदमी मानो थका हुआ रोगी के बेंच पर बैठ गया। बोल। काम तो मैं अभी खोजता फिरता हूँ, दरख्वास्त देकर हुक्म की राह देखता हूँ, लेकिन तब तक कहीं रहने का ठिकाना हो जाए तो इस गरीबी में कुछ सहारा मिले। लेकिन इस अभागे शहर में इतने होटल मैस होते हुए भी मेरे नसीब से कोई खाली जगह नहीं मिलती। कुछ सहानुभूति दिखलाकर डॉक्टर ने कहा, इन दिनों यहाँ खाली जगह कहाँ मिलती है? आजकल बाहर से बहुत आदमी आकर शहर में बस जाते हैं। आपका शुभ नाम क्या है महाशय? नाम तो मेरा तोतराम है। यहाँ आकर पेट भरने के लिए नौकरी की तलाश में बहुत घूम रहा हूँ। घर से अर्तन बर्तन बेचकर किसी तरह कुछ रुपया जुटाकर आया था, वह भी खत्म हो रहा है। अब हलवाई की दुकान पर दोनों जून खाने से क्या दिन चल सकता है। इसी से चाहता हूँ कि भले आदमी का कोई मेस या विसी मिल जाता तो गुजर कर लेते। बहुत दिन नहीं, महीने खांड में तो हस्त निस्त हो जाएगा। थोड़े दिन के वास्ते साग सत्तू खाकर पड़े रहने का आश्रय मिल जाता तो मैं दिन काट ले जाता। डॉक्टर, बड़े अफसोस की बात है तोतराम जी, हमारे इस मेस में कोई भी कोठरी खाली नहीं है। लंबी सांस लेकर तोता कहने लगा, खाली नहीं है तब तो कोई भी उपाय नहीं है साहब। जाता हूँ, देखूं भिंडी बाजार में कोई जगह मिल जाए तो। मैं डरता हूँ कि वह मोहल्ला ठीक नहीं है। कहीं सोते में जो कुछ टेंट में बचा है कोई उड़ा ले तो मुफलिसी में आटा गीला हो जाएगा। एक गिलास पानी मुझे पिला देंगे? डॉक्टर उठकर पानी लाने गए। तोताराम की हालत देखकर मुझे बड़ी दया आई। कुछ देर पर मैंने कहा, हमारा घर बड़ा है, मैं अकेला उसमें रहता हूँ। अगर आप उसमें गुजारा कर सकें तो मैं आपको उसमें जगह दे सकता हूँ। तोताराम खुश होकर कृतज्ञता की दृष्टि से देखते हुए कहने लगे, नेकी और पूछ पूछ, मैं अच्छी तरह गुजारा कर सकता हूँ। आप ऐसे सज्जन के साथ रहने में मुझे तो बड़ी खुशी होगी। यही कहकर तोताराम ने टेंट से कई नोट और कुछ नकद रुपया निकालकर पूछा, कहिए मुझे क्या देना होगा? मैं पेशगी दे दूं, नहीं तो मेरे पास रहने से खर्च हो जाने। उनका इतना आग्रह देखकर मुझे हंसी आई। कहा, नहीं, जल्दी क्या है, दे दीजिएगा। इतने में डॉक्टर पानी लेकर आ गए। उनसे मैंने कहा, ये समय बड़े संकट में है, मैं कहता हूं कि मेरी ही कोठरी में रह जाएं, तो मुझे कुछ तकलीफ नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है? तोताराम ने गदगद होकर कहा, इन्होंने मेरे ऊपर बड़ी दया की है डॉक्टर साहब, मैं इनको बहुत दिन तो तकलीफ नहीं दूंगा। अगर जल्दी कोई और जगह मिल गई तो मैं वहीं चला जाऊंगा। यही कहते हुए हाथ में गिलास लेकर तोताराम पानी पीने लगे। डॉक्टर ने विस्मित भाव से मेरी ओर कहा, आपके कमरे में? अच्छी बात है, जब आप राजी हैं तब हमको कुछ नहीं है। आपको भाड़ा में भी आधा आधा हो जाएगा और गुलजार भी। मैं नहीं, इसके वास्ते नहीं। इनकी हालत देखकर मुझे दया आ गई है डॉक्टर साहब। डॉक्टर, हाँ, ये बात तो ठीक ही है। अच्छा, तो आप अपना सामान लेकर आ जाइए। देर काहे की बाबू? तोताराम जी, मेरा सामान कुछ वैसा नहीं है। पिछवाना और कैनविस का एक बैग है, एक होटल के दरबान के पास रख कर आया हूँ, अभी लिए आता हूँ मैं। हाँ, ले आइए, यही नहाना खाना हो जाएगा, तब तो और बड़ी दया होगी। कहकर कृतज्ञता से मेरी ओर देखते हुए तोताराम वहां से जल्दी जल्दी पांव उठाते हुए चले गए। उनके चले जाने पर हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप रहे। फिर डॉक्टर अपने रुमाल से चश्मा पोंछने लगे। मैंने पूछा, कहिए, क्या सोच रहे हैं? डॉक्टर चौंक कर बोले, नहीं, सोचता कुछ नहीं, विपत में पड़े हुए पर दया करना सज्जन का काम है। आपने अच्छा किया, बेचारे को जगह दे दी, लेकिन यह बात जरूर है कि बेजाने पहचाने आदमी से सावधान रहना ही उचित है। खैर, यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है, न ऐसी कोई झंझट की बात ही दिखती है। तो अब तोताराम मेरे घर में आकर रहने लगे। डॉक्टर के घर में एक फालतू चौकी पड़ी थी, उन्होंने उसे ऊपर भिजवा दिया। वह तोताराम के सोने को हो गई, लेकिन देखा तो तोताराम दिन को डेरे में रहते नहीं थे। सवेरे ही उठकर नौकरी की खोज में जाते और 10-11 बजे के समय लौटते थे। फिर स्नान भोजन करके चले जाते थे, लेकिन जो थोड़ा सा समय उनका डेरे में बीतता था
उतने ही में मेस के सब आदमियों से मिलजुल कर सबके स्नेह भाजन हो गए थे। जब संध्या समय मजलिस बैठती तब उनकी जरूर पुकार होती थी, लेकिन ताश या चौसर खेलना उनको नहीं आता था। इस कारण धीरे धीरे नीचे आकर डॉक्टर से गप लड़ाने लगते थे। मेरे साथ भी उनकी बहुत मैत्री हो गई थी। हम दोनों एक उम्र के थे। दोनों का एक ही घर में रहना उठना बैठना होने के कारण परस्पर आपकी जगह तुम का व्यवहार होने लगा था। तोताराम के डेरे में आने पर एक सप्ताह तो बड़े सुख से बीता। कहीं कुछ आफत उपद्रव नहीं, लेकिन 8वें दिन से मेस में तरह तरह के उपद्रव होने लगे। एक दिन संध्या को तोताराम और मैं डॉक्टर के घर में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। रोगियों की भीड़ घट गई थी। 2-1 आदमी बीच बीच में आते और अपना रोग कहकर दवा ले जाते थे। डॉक्टर साहब हम लोगों से बातें भी करते जाते थे और रोगियों को दवा देकर उनसे दाम ले लेकर हैंडबैग में रखते जाते थे। कल रात को करीब हम लोगों के सामने ही एक खून हो गया था। आज सवेरे ही सड़क पर लाश मिलने से मोहल्ले भर में कुछ सनसनी फैली हुई थी। हम लोग उसी विषय में बातें कर रहे थे। बात यह थी कि जो लाश मिली थी वह देखने से एक गरीब भाटिया की मालूम हुई, लेकिन उसकी कमर से 100 रुपए के 10 नोट पाए गए। डॉक्टर कहने लगे, यह सब कोकेन के उपद्रव के सिवा और कुछ नहीं है। अगर रुपए के लोभ से यह खून हुआ होता तो उसकी कमर में से 1000 जो मिला है वह हरगिज नहीं रहने पाता। मैं तो समझता हूं कि वह कोकेन का खरीदार था। जब खरीदने आया तब बेचने वाले की कोई ऐसी ही घात की बात मालूम हो गई। उसने उन रोजगारियों को पुलिस का डर दिखाकर धमकाया होगा। बस उसको बदमाशों ने खत्म कर डाला है। तोताराम ने कहा, कौन जाने साहब, कहाँ का पानी कहाँ गया है। मैं तो यही देखकर डरता हूँ कि आप लोग इस मोहल्ले में कैसे कुशल से निभाह रहे हैं। मुझे पहले यह सब मालूम हुआ होता तो। हंसकर डॉक्टर ने कहा, तब तो आप भिंडी बाजार ही में जाकर टिकते। लेकिन तोताराम जी, हम लोगों को तो इसका कुछ भी डर नहीं लगता। हम लोग 10-12 बरस से यही हैं, किसी के 3-5 में नहीं रहते। इस कारण हम लोगों को कुछ भी बखेड़े में पड़ने का भय नहीं रहता। तोताराम ने कहा, नहीं डॉक्टर बाबू, आपको असल बात का पता नहीं है। इसी समय कुछ शब्द हुआ। मैंने देखा तो उसी मेस के गोविंद पांडे दरवाजे पर कान लगाकर हम लोगों की बातें सुन रहे हैं। उनके चेहरे का रंग बदला हुआ देखकर मैंने पूछा, क्यों पांडे जी, आप इस समय नीचे कैसे आए? अकचकाकर पांडे, नहीं, यही मैं एक पैसे की बीड़ी लाने गया था, कहते हुए धम धम करके जीने से ऊपर चले गए। हम लोगों में मुंह तकौल होने लगी। उन प्रौढ़ गंभीर पांडे जी को हम सब लोग बड़ी श्रद्धा से देखते थे, लेकिन आज चुपचाप दरवाजे के पास छिपकर हम लोगों की बात क्यों सुन रहे थे, समझ में नहीं आया। रात को जब हम लोग भोजन करने बैठे तब पता चला कि पांडे जी पहले ही कहा पीकर निबट चुके हैं। भोजन करके जब सिगरेट समाप्त करके अपने शयनागार में गया तो देखता क्या हूं कि तोताराम फर्श पर एक तकिया रखे पड़ा है। मन में बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि अभी गर्मी बहुत नहीं पड़ती कि इस तरह लेटा जाए। घर में अंधेरा था। तोताराम ने कुछ सांस डकार नहीं ली। इसी से समझ में आया कि थक कर पड़ गए हैं। मुझे अभी नींद नहीं आती थी, लेकिन ये समझकर कि रोशनी करके पढ़ने लिखने बैठेंगे तो तोताराम की नींद खुल जाएगी, नंगे पांव घर में ही टहलने लगा। टहलते टहलते मन में आया कि चलकर पांडे जी को देखें, कुछ बीमारी तो नहीं हो गई है। मेरे दोनों कमरों के बाद ही उनका कमरा था। जाकर देखा तो दरवाजा खुला है। पुकारने पर भी कुछ जवाब नहीं मिला। तब मैं भीतर घुस गया। सामने के दरवाजे के पास ही स्विच था। उससे रोशनी करके देखता हूं तो कोई भीतर नहीं है। रास्ते की ओर वाले जंगले से बाहर देखने पर मालूम हुआ कि उधर भी पांडे जी नहीं है। मन में विस्मय हुआ, इतनी रात को कहाँ गए हैं, जानने की चिंता हुई। मन में उसी दम यह बात आई कि डॉक्टर के यहाँ दवा लाने गए होंगे। झटपट वहां पहुंचा तो डॉक्टर का दरवाजा भीतर से बंद है। रात बहुत गई है, वे भीतर सो गए होंगे। बंद दरवाजे पर कुछ देर ठहर कर मैं जब लौटा तब भीतर से किसी के बोलने का शब्द सुनाई दिया। गला दबाकर उत्तेजित स्वर में पांडे कुछ कह रहे हैं। मन में आया कि छिपकर सुने क्या बातें करते हैं, लेकिन तुरंत वह इरादा छोड़ दिया। क्या जाने पांडे जी अपने रोग की बात कर रहे हैं, मुझे वह प्राइवेट बात सुनना उचित नहीं। पंजे के बल धीरे धीरे ऊपर आ गया। घर पहुंचकर देखता हूं तो तोताराम वैसे ही पड़े हैं। मुझे देखकर उन्होंने गर्दन उठाई और कहने लगे, क्या पांडे घर में नहीं है? मैं नहीं मालूम कहाँ गए हैं। तुम जागते ही हो क्या? तोताराम, हाँ, पांडे जी नीचे डॉक्टर के घर में हैं। मैं तुमको कैसे मालूम हुआ? तोताराम, कैसे मालूम हुआ जानना चाहते हो तो इसी तकिए के नीचे कान लगाकर सुन लो। अब मैं उन्हीं के सिरहाने के पास कान लगाकर पड़ रहा। कुछ देर बाद आवाज कान में आने लगी। पहले तो नहीं, लेकिन पीछे साफ सुनाई देने लगा। डॉक्टर सुखदेव प्रसाद कह रहे हैं, आप तो बड़े जोश में आ गए हैं।
ये आपका दृष्टिभ्रम है और कुछ नहीं। नींद में ऐसा भ्रम कभी कभी हो जाता है। मैं दवा देता हूँ, आप खाकर सो रहिए। कल सवेरे जागने पर आपको ऐसा ही विश्वास रहेगा तो जो मन में आवे कीजिएगा। जवाब में पांडे जी ने क्या कहा सो तो साफ सुनाई नहीं दिया, लेकिन कुर्सी के खड़कने से मालूम हुआ कि दोनों उठ खड़े हुए हैं। मैं भी भूषैया छोड़कर बैठ गया। डॉक्टर का मकान मेरे कमरे के नीचे ही है। मुझे यह याद नहीं था पूछा, लेकिन बात क्या है यार? पांडे जी को हुआ क्या है? मेरी बात पर तोताराम को जम्हाई आने लगी। कहा, भगवान जाने क्या हुआ है। अब रात ज्यादा गई है, चलो अपने बिछवाने पर सो रहें। मुझे संदेह हुआ। मैंने पूछा, तुम इस तरह जमीन पर क्यों पड़े थे? तोताराम भाई, दिन भर घूमते घूमते थक गया था। यहाँ आके ये फर्श देखा कि ठंडा है, बस पड़ रहा। नींद भी आने लगी थी, लेकिन इन लोगों के बात करने से उचट गई। इसी समय सीढ़ी पर पांडे का धम धम सुनाई दिया। वे ऊपर आकर अपने कमरे में गए और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। घड़ी में देखता हूं तो 11 बज रहा है। तोताराम सो गए हैं। सारा मेस ने स्तब्ध हो पड़ा है। मैं बिछवाने पर लेटा और पांडे की बातों पर विचार करता हुआ सो गया। जब तोताराम के जगाने से उठ बैठा तब देखता हूं कि सबेरा हो गया है। तोताराम घबराकर कह रहे हैं, उठो उठो, मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है। मैं, क्यों, क्या हुआ? तोताराम, मालूम नहीं क्या बात है। पांडे जी दरवाजा नहीं खोलते। बहुत पुकारा गया, कुछ आहट नहीं मिलती। तो उनको हुआ क्या है? कौन जाने क्या हुआ है? कौन जाने क्या हुआ है? तुम आ जाओ जल्दी, कहकर तोताराम झटपट बाहर चले गए। मैं भी उनके पीछे ही पीछे बाहर आया तो देखा कि पांडे के द्वार पर सब लोग जमा हैं। अपनी अपनी अक्ल का अटकल सब कर रहे हैं। पुकारना और दरवाजा पीटना जारी है। नीचे से डॉक्टर बाबू भी आ गए हैं। सब लोगों को बड़ चिंता है। सबके चेहरे पर घबराहट और विषाद है। पांडे जी इतनी देर तक कभी सोते नहीं थे। अगर आज सो भी गए तो इतना चिल्लाने, पुकारने और द्वार पीटने पर भी जागते क्यों नहीं है? तोताराम ने डॉक्टर के पास जाकर कहा, देखिए आप दरवाजा तोड़वा दीजिए, हमको तो ढंग अच्छा नहीं जान पड़ता। डॉक्टर, हाँ यह तो मालूम ही हो रहा है, जरूर वे मूर्छित या बेहोश पड़े हैं। नहीं तो जवाब जरूर देते। अब देर करना ठीक नहीं है तोताराम जी। दरवाजा तोड़ डालिए। 1.5 इंच मोटे तख्ते के किवाड़ हैं, उस पर भुन्ना सी ताला लगा हुआ है। इस समय 3-4 आदमियों ने एक साथ जोर लगाया। वह ताला टूटकर झनाके के साथ दरवाजा खुल पड़ा। अब भीतर द्वार के सामने ही जो वस्तु उन लोगों ने देखी, उससे किसी के मुंह से कुछ बात नहीं निकली। सब के सब अवाक हो गए। सबने चकित विस्मित होकर देखा कि सामने ही पांडे जी उतान पड़े हैं। उनका गला इस छोर से उस छोर तक कटा हुआ है। सर और धड़ के बीच मानो रक्त का एक गलत किया सा बिछा हुआ है और उनके फैले हुए दाहिने हाथ में खून से भरा हुआ एक छुरा अब भी हिंसा की हंसी हंस रहा है। हम लोग चुपचाप वहीं कुछ देर तक जड़ौत खड़े रहे। कुछ देर पर तोताराम और डॉक्टर साथ ही भीतर घुसे। डॉक्टर ने विह्वल नेत्रों से पांडे की विभत्सता भरी देह देखी, फिर कांपते हुए बोले, ओफ, क्या हो गया? अंत को पांडे जी ने किस कारण आत्मघात कर लिया? तोताराम की नजर अभी मुर्दे की ओर नहीं रही थी। उनकी दोनों आंखें धारदार तलवार की तरह घर में चारों ओर चल रही थीं। उन्होंने बिछवाने को एक बार अच्छी तरह देखा, रास्ते की ओर खुले जंगले से झांका, फिर शांत रूप से लौटकर कहा, नहीं डॉक्टर साहब, यह आत्महत्या नहीं, भयंकर खून है। मैं पुलिस में खबर देने जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ की सब चीजें जहाँ की तहाँ रहने दीजिए। खबरदार, कुछ भी जरा इधर उधर न होने पावे। डॉक्टर ने अकचकाहट दिखाकर कहा, कैसे कहते हो तोताराम जी? खून हुआ कैसे? भीतर से तो दरवाजा बंद था, इसके सिवाय वह तो। यही कहकर डॉक्टर ने पांडे के हाथ का खून भरा छुरा दिखलाया। तोताराम ने सिर हिलाते हुए कहा, सो हुआ करे, यह खून है। डॉक्टर साहब, आप लोग यहीं रहिए, मैं अभी पुलिस को लेकर आता हूं ना। तोताराम उसी दम बाहर चले गए। डॉक्टर ने कपार पर हाथ देकर कहा, ओफ, हमारे मकान में भी आज यह कांड हो गया। पुलिस ने पहुंचकर मेज के नौकर, रसोइया, ब्राह्मण से लेकर हम लोगों तक सबका इजहार बयान लिया। जिसको जो मालूम था सब कह सुनाया, लेकिन किसी की बात से ऐसी कोई बात नहीं मिली जिससे पांडे की मृत्यु का कारण जाना जा सके। पांडे जी का वहां कोई दुश्मन नहीं था, किसी से उनका कोई वैर विरोध नहीं हुआ, मेस और ऑफिस के सिवाय, और कहीं उनका कोई हितमित्र नहीं था। कहीं कुछ पता नहीं लगा कि कभी किसी से उनकी वहां मिताई थी। वह हर शनिवार को घर जाते थे। 10-12 बरस से उनका यह जाना आना जारी था, कभी इसका फेर बदल नहीं हुआ। कुछ दिनों से उनको बहुमूत्र का रोग हो गया है। इतनी ही थोड़ी सी बात इजहार में मालूम हुई। डॉक्टर ने भी इजहार दिया। उन्होंने जो कुछ बयान किया उससे पांडे की मृत्यु का भेद तो कुछ नहीं मिला, उल्टे वह और जटिल हो पड़ा। उनका बयान हूबहू नीचे दिया जाता है।
गत 12 बरस से पांडे जी हमारे मेस में रहते हैं। उनका मकान कल्याण के पास है। वह यहाँ किसी सौदागर के ऑफिस में काम करते रहे हैं। 150 रुपया महीना पाते रहे हैं। इतने से वेतन में बंबई नगर में जेंटलमैन के रूप में रहना असंभव बात है। इसी से मेस में डेरा लेकर गुजारा करते रहे हैं। इसमें जितने हैं सबकी यही दशा है। जहां तक मैं जानता हूं, पांडे जी सीधे सादे स्वभाव के कर्तव्यनिष्ठ आदमी थे। कभी किसी का कर्ज नहीं रखते हैं। कोई नशा पानी या व्यसन उनका मैंने नहीं देखा। मेस के सब लोग उनका यह गुण जानते हैं। मैंने तो इन 12 वर्षों में कभी उनके विषय में कुछ भी अस्वाभाविक या संदेह उपजाने वाली बात या कोई घटना नहीं देखी। इधर कुछ महीनों से उनको बहुमूत्र हो गया था। मैं उनका इलाज कर रहा था और कभी कोई मानसिक रोग मैंने उनमें नहीं पाया। कल ही उनकी चाल चलन में एक नई बात मेरे देखने में आई है। बात यूं हुई कि मैं अपने दवाखाने में बैठा था। रात के 10 बज गए थे। पांडे जी ने आकर कहा, डॉक्टर साहब, आपसे मैं कुछ गुप्त बात कहूंगा। मैं तो सुनते ही उकताकर उनका मुंह ताकने लगा। वे बहुत घबराए हुए दिख पड़े। मैंने पूछा, क्या बात है पांडे जी? वे इधर उधर चौकन्ना होकर देखते हुए धीरे धीरे कहने लगे, इस घड़ी नहीं, मैं और वक्त कहूंगा आपसे। यही कहकर वे तुरंत ऑफिस चले गए। शाम को जब मैं तोताराम उनके साथी सहित अपने दवाखाने में बैठकर बातें कर रहा था, उस समय देखा गया तो दरवाजे के पास किवाड़ से लगे पांडे जी हम लोगों की बातें सुन रहे थे। जब उनको पुकारा गया तब झटपट बात बनाकर चले गए। हम लोग उनकी यह हरकत देखकर अवाक हो गए। कहने लगे कि पांडे जी को आज हो क्या गया है। उसके बाद रात के 10 बजे चोर की तरह बहुत धीरे धीरे मेरे पास आए। चेहरे से मालूम हुआ कि उनके भीतर बड़ी हड़बड़ी है। दिमाग ठिकाने नहीं है। दरवाजा आप ही बंद करके बैठे और फिजूल बकबक करने लगे। कभी तो कहा कि सोते में मैं भयंकर स्वप्न देख रहा था। कभी कहा एक भयानक गुप्त भेद मालूम हुआ है। मैंने बहुत समझाकर उन्हें ठंडा करना चाहा, लेकिन वे बकते ही चले गए। फिर अंत में मैंने उनको सोने के लिए एक पुड़िया देकर कहा, आप खाकर सो रहिए, नींद आ जाएगी, फिर सवेरे हम आपकी बात सुनेंगे। वह पुड़िया की दवा लेकर ऊपर चले आए। हमारे साथ उनकी वही अंतिम भेंट थी। उसके बाद आज सवेरे यह कांड दिखाई दिया। उनका भाव, उनकी दशा देखकर मुझे संदेह तो जरूर हुआ था, लेकिन ऐसा मन में हरगिज नहीं आया था कि जोश में आकर एकदम आत्मघात कर डालेंगे। जब डॉक्टर बयान देकर चुप हुए तब दारोगा ने पूछा, तो आप क्या इसको आत्मघात समझते हैं? डॉक्टर जी, हाँ, इसके सिवा और हो क्या सकता है, लेकिन तोताराम कहते हैं आत्मघात नहीं, कुछ और बात है। इस बारे में शायद उनको और अधिक मालूम हो तो वे कह सकते हैं। अब दारोगा ने तोताराम की ओर फिरकर कहा, आप ही तोताराम है ना? आप जो कहते हैं आत्मघात का यह मामला नहीं है, आपके ऐसा समझने का कारण क्या है? तोताराम, हाँ, कारण जरूर है। कोई आदमी अपने हाथ से इस तरह अपना गला काट ही नहीं सकता। आपने तो लाश देख ली है, आप खुद विचार कर लीजिए, ये बात हो नहीं सकती। ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। दारोगा ने कुछ देर तक सोचकर कहा, अच्छा, खूनी कौन है? आपको कुछ संदेह होता है किसी पर? तोताराम जी, नहीं। दारोगा, अच्छा, खून का कारण क्या है? कुछ अनुमान कर सकते हैं? इस समय तोताराम ने सड़क की ओर का जंगला दिखलाकर कहा, यही खून का कारण है। दारोगा चकित होकर बोले, जंगला खून का कारण है? तो आप कहना चाहते हैं कि इसी जंगले से खूनी घर में घुसा था? जी नहीं, खूनी तो सदर दरवाजे से ही भीतर आया था। दारोगा ने मुस्कुराकर कहा, आपको जान पड़ता है, याद नहीं है कि दरवाजा भीतर से बंद था? याद है। दारोगा ने व्यंग भरे शब्दों में कहा, तो क्या पांडे जी ने घायल होने के बाद दरवाजा बंद कर दिया था? तोताराम जी, नहीं, खूनी ने पांडे जी की जान मारकर बाद को बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। दारोगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तोताराम ने ओठ दाबते हुए मुस्कुराकर कहा, सहज ही हो सकता है, थोड़ा विचार करने से ही आप समझ सकेंगे। डॉक्टर इतनी देर तक दरवाजे की ओर ही देख रहे थे। बोल उठे, ठीक बात तो है, दरवाजा तो सहज ही बाहर से बंद हो सकता है। इतनी देर तक मेरी समझ में यह बात आई ही नहीं थी। देखते नहीं, दरवाजे पर ऐसा ताला है। दारोगा कुछ झेंप गए, बोले, हाँ, यह तो हो सकता है। तोताराम ने कहा, बाहर खींच देने पर ही दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा तब भीतर से ही खुलेगा, बाहर से नहीं खुल सकता। दारोगा अपने काम में प्रवीण थे। हाथ पर गाल धरकर कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, बात तो सही है, लेकिन एक बात खटक रही है। पांडे जी रात को दरवाजा खोलकर सोए रहे, इसका कोई प्रमाण है? तोताराम जी, नहीं, बल्कि उल्टे इसका प्रमाण है कि वे दरवाजा बंद करके सोए थे। मैं जानता हूं इस बात को। मैंने कहा, मैं भी जानता हूं, मैंने उनको दरवाजा बंद करते सुना था। डॉक्टर, तब उन्होंने खूनी को भीतर आने के लिए उठकर दरवाजा खोल दिया। यह भी तो संभव नहीं जान पड़ता? तोताराम, सो बात नहीं, लेकिन शायद आपको याद नहीं रहा कि इधर कई महीनों से उनको एक रोग हो गया था। डॉक्टर, हाँ,
हाँ हाँ, ठीक कहते हैं बाबू तोताराम जी, आपकी बात बहुत ठीक है। बहुमूत्र रोग की बात तो मुझे एकदम भूल ही गई थी। अब दारोगा जी मुरब्बियाने सुर में बोले, वाह तोताराम बाबू, मैं देखता हूँ आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। पुलिस में क्यों नहीं घुस जाते? इसमें आपका दर्जा बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन देखते हैं कि अगर यह खून का केस है तो खूनी कोई ऐसा वैसा नहीं, मंजे हाथ का पक्का खिलाड़ी है। किसी पर आप लोगों का संदेह होता है? यह कहकर दारोगा सबका मुंह बारी बारी से ताकने लगे। सबने चुपचाप मूड हिलाकर नहीं कर दी। लेकिन डॉक्टर कहने लगे, देखिए साहब, इस मोहल्ले में हर महीने 1-2 खून होते रहते हैं। आप लोगों को तो यह सब मालूम ही है। अभी परसों हमारे मेस के सामने ही एक खून हो चुका है। यह सब देखकर मैं तो समझता हूँ एक सब खून एक ही में गुंथे हुए हैं। एक का पता लगने से सबका पता लग जाएगा। अगर पांडे जी का खून हुआ है तब दारोगा सो हो सकता है, लेकिन और खूनों का पता लगने की आशा में अगर बैठा रहा जाए तो मैं समझता हूँ अंतकाल तक बैठे ही रहना पड़ेगा। तोताराम ने कहा, दारोगा जी, अगर आप इस खून का पता लगाना चाहें तो इस जंगले की बात पर खूब गौर कीजिएगा। दारोगा ने कहा, हम लोगों को सब बातों पर गौर करना होगा। तोताराम बाबू, अब मैं आप सब लोगों का घर राई रत्ती तलाश करके देखूंगा। इसके बाहर ही ऊपर नीचे सब कमरों की बड़ी सावधानी से तलाशी ली गई, लेकिन कहीं कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे इस मृत्यु पर प्रकाश पड़ता। पांडे जी के घर की भी बड़ी छानबीन के साथ तलाशी की गई, लेकिन वहां 2-4 पारिवारिक चिट्ठी पत्री के सिवाय और कुछ नहीं पाया गया। छुरे का खाली ढेर अर्थात छुरादानी बिछवाने के पास पाई गई। पांडे जी अपने हाथ से अपनी हजामत बनाया करते थे, ये हम सब लोग जानते थे। वह छुरे की खोल भी लोगों ने पहचान ली। पांडे की लाश थाने में चालान कर दी गई। उनके द्वार पर ताला भरकर कोई 2 बजे दिन में दारोगा जी वहां से विदा हुए। पांडे जी के घर तार द्वारा खबर भेजी गई थी। संध्या होते होते उनके लड़के और दूसरे नातेदार भी आ पहुंचे। उनके महान शोक का वर्णन करके यहाँ पुस्तक को बढ़ा डालना अभीष्ट नहीं है। हम लोग उनके आत्मीय नातेदार ना होकर भी उनकी बेदर्दी भरी मौत से बहुत दुखी हुए। इसके सिवाय अपने ऊपर भी बहुत भय सवार हो गया। कब किसकी जान चली जाएगी इसका कुछ भी ठिकाना नहीं रहा। सबके ऊपर मानो नंगी तलवार कच्चे धागे में लटकती हुई जान पड़ी। रात को सोने से पहले डॉक्टर के घर जाकर मैंने देखा तो वे उदास मन अपने दवाखाने में बैठे हैं। उसी एक दिन की घटना से उनके शांत मुखमंडल पर काली रेखाओं की कतार दिखाई दे रही है। मैं वहीं उनके पास बैठ गया। फिर कहा, यहाँ तो मेस के सब लोग छोड़कर चले जाने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, उन बेचारों का कौन कसूर है? विजय बाबू, आप ही कहिए, जहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ कैसे कोई रहना चाहेगा? लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि इसको खून का मामला कैसे कहा जा सकता है। और अगर खून ही हो तो मेस के बाहर वाले किसी आदमी का तो यह काम हो नहीं सकता। पहली बात तो यह कि वह खून करने वाला ऊपर गया कैसे? आप लोग सभी जानते हैं कि सीढ़ी का दरवाजा रात को बंद रहता है। अच्छा, मान भी लें कि किसी तदबीर से वह ऊपर गया, लेकिन पांडे के छुरे से उनका खून कैसे किया? यह भी हो नहीं सकता। इससे इतना जाहिर है कि बाहर के किसी आदमी ने यह काम नहीं किया है। तब रह गए वे आदमी जो इस मेस में रहते हैं। इनमें से कोई ऐसा है जो पांडे जी का खून कर सके? सबको हम लोग बहुत दिन से जानते हैं। कोई आदमी यहाँ का ऐसा नहीं जो ऐसा विकट बेदर्दी का काम कर सके। मैंने चौंक कर कहा, तोताराम। डॉक्टर ने खांस खंखार कर कहा, यह तोताराम आपको कैसा आदमी जान पड़ता है? मैंने कहा, अरे तोताराम नहीं, वो बेचारा ऐसा काम नहीं कर सकेगा। तोताराम भला किस वास्ते पांडे जी को? डॉक्टर, तब तो आप ही की बात से साबित है कि मेस के किसी आदमी का यह काम नहीं है। तब आप विचार कीजिए कि कौन बाकी रह जाता है। मैं देखता हूँ रह गई बात यही कि पांडे जी ने आत्महत्या की हो। लेकिन आत्महत्या का भी तो कारण चाहिए। आत्मघात संसार में बहुत संगीन पातक है। जब संसार में आदमी को किसी तरह का कुछ भी भरोसा नहीं रह जाता, उसका जीवन जब असह्य हो उठता है, तब वह आत्महत्या करता है। आत्महत्या के लिए जैसे कोई संगीन कारण होना, वैसे ही उसके लिए हृदय में बहुत बल होना चाहिए। डॉक्टर, उस पर भी मैंने खूब विचार कर लिया है। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि इस मोहल्ले में कोकेन बेचने वालों का एक गुप्त अड्डा है, लेकिन उस गिरोह के सरदार का किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ, याद है, आपने कहा था। डॉक्टर अब धीरे धीरे कहने लगे, अच्छा मान लीजिए कि पांडे जी उन लोगों के सरदार रहे हों। मैं तो डॉक्टर की बात सुनकर कांप गया। कहा, अरे ऐसा कभी हो सकता है? डॉक्टर सुनिए विजय बाबू, ऐसा कुछ भी नहीं है जो संसार में ना हो सके। असंभव बात इस दुनिया में कुछ भी नहीं है।
बल्कि कल रात को पांडे जी ने मुझसे जो बातें की हैं, उससे इस संदेह की पुष्टि होती है। संभव है कि पांडे जी खूब डर गए रहे हों। जब आदमी बहुत डर जाता है तो हवास में नहीं रहता। अगर इसी हालत में उन्होंने आत्महत्या कर डाली हो तो आश्चर्य क्या है। आप विचार लीजिए, यह अनुमान क्या संगत नहीं जान पड़ता। इस बात को सुनने पर मेरा मगज चक्कर काट रहा था। मैंने कहा, नहीं कह सकता डॉक्टर साहब, मैं तो ऐसा ख्याल ही नहीं कर सकता। आप चाहें तो अपना संदेह पुलिस को जाहिर कर सकते हैं। इतना सुनने पर डॉक्टर वहां से उठ खड़े हुए। बोले, अच्छी बात है, मैं कल कहूंगा। जब तक इसका निपटारा नहीं हो जाता मुझे शांति नहीं मिलेगी। इस तरह 2-3 दिन किसी तरह बीत गए। मन में बड़ी अशांति थी। ऊपर से CID विभाग के कर्मचारियों की आवाजाही और उनके सवाल जवाब के मारे जी ऊब उठा था। मेस के सब लोगों का नाकों दम था। लोग वहां से भागने को तैयार हो रहे थे, लेकिन किसी को जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। क्या जाने भाग जाने से पुलिस का और संदेह कपार पर आ गिरे तो उल्टे लेने के देने पड़ेंगे। डेरे के किसी आदमी पर संदेह का जाल चारों ओर से घिर रहा था। इसका इशारा मिलने लगा, लेकिन वह संदेह किस पर है इसका अनुमान नहीं कर सका। रह रहकर डर के मारे भीतर धुकुर पुकुर हो रहा था। क्या जाने पुलिस हमारे ही ऊपर संदेह करती हो। एक दिन सवेरे मैं और तोताराम डॉक्टर के घर में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। एक साधारण साइज का बक्स दवाओं से भर हुआ डॉक्टर के यहाँ आया था। उसी को खोलकर वह अलमारी में सजा रहे थे। पैकिंग केस पर अमेरिका का ट्रेडमार्क था। डॉक्टर देशी दवाओं का व्यवहार नहीं करते थे। काम पड़ने पर जर्मनी या अमेरिका से दवाइयां मंगवाया करते थे। हर महीने एक बक्स के हिसाब से दवा उनके पास आया करती थी। तोताराम ने अखबार को जरा नीचे करके डॉक्टर से पूछा, क्यों डॉक्टर बाबू, आप विलायत से दवा क्यों मंगवाते हैं? देशी दवा क्या अच्छी नहीं होती? डॉक्टर, देशी दवाइयां भी अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे उनसे तृप्ति नहीं होती। तोताराम ने उनके बक्स से दवा भरी एक शीशी उठाई, जिस पर विक्रेता का नाम था। पढ़कर कहे, एरिक एंड हेवेल यही सबसे बढ़िया दवाइयां तैयार करता है। हाँ, तोताराम, अच्छा, होम्योपैथी से सचमुच रोग अच्छा हो जाता है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि एक बूंद दवा से रोग अच्छा होता है। भला एक बूंद पानी से रोग अच्छा होगा? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, इतने आदमी जो दवा लेने आते हैं वे क्या लड़क खेल करते हैं? तोताराम, मैं समझता हूँ रोग भोगकर आप ही अच्छा हो जाता है। रोगी समझता है कि दवा से अच्छा हुआ है। विश्वास से भी बहुत समय काम सिद्ध होता ही है। डॉक्टर ने हंस दिया, कुछ बोले नहीं। कुछ देर पर उन्होंने पूछा, इस अखबार में हम लोगों के मेस वाली कुछ खबर है? हाँ है, कहकर मैंने खबर पढ़ दी। उसमें लिखा था, उस अभागे पांडे के खून का अब तक कुछ पता नहीं लगा। पुलिस के CID विभाग को यह केस सौंप दिया गया है। कुछ अनुसंधान लग चुका है। आशा है शीघ्र असामी गिरफ्तार हो जाएगा। गिरफ्तार नहीं, खाक होगा। आशा किया करें। इतना कहकर डॉक्टर ने पीछे देखा। बोले, अरे दारोगा जी। दारोगा कमरे के भीतर आए। साथ में 2 कांस्टेबल थे। ये दारोगा वही थे जो पहले एक बार उस दिन तहकीकात करने आए थे। वे एकदम तोताराम के सामने जाकर बोले, आपके नाम वारंट आया है, थाने तक चलना होगा। कुछ गड़बड़ मत कीजिए, रामफल लगाओ हथकड़ी। एक कांस्टेबल ने झट तोताराम को हथकड़ी कस दी। टनाक से बंद होने की आवाज आई। हम लोग भी डरते हुए उठ खड़े हुए। तोताराम ने कहा, यह क्या करते हैं आप? दारोगा, यह देखिए वारंट है। गोविंद पांडे का खून करने के कसूर में मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ। अच्छा, आप दोनों आदमी इनकी पहचान कीजिए कि तोताराम यही है। हम लोगों ने चुपचाप यंत्र चालित पुतले की तरह डरते हुए सिर हिलाकर हाँ किया। तोताराम ने हंसकर कहा, खैर, अंत में आपने मुझे ही गिरफ्तार किया। अच्छा, चलिए थाने पर। देखो विजय बाबू, कुछ चिंता नहीं करना, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस को इस कार्रवाई पर पीछे पछताना पड़ेगा। एक भाड़े की गाड़ी में इसके सामने आ खड़ी हुई थी। उसी पर तोताराम को बिठाकर पुलिस दल वहां से विदा हो गया। चर्दी चढ़ा चेहरा लिए डॉक्टर कहने लगे, अरे तोताराम ही तब तो बड़ा भयानक आदमी है। चेहरा देखकर आदमी पहचानना बड़ा ही कठिन है विजय बाबू। मेरे मुंह से तो कुछ बात नहीं निकली। यह तोता ही खूनी है क्या? कई दिन तक एक ही डेरे में साथ रहने से मेरा तो उस पर स्नेह हो गया था। तोता का स्वभाव तो ऐसा अच्छा है कि मेरे भीतर घर कर गया था। यह तोताराम खूनी है, बड़े आश्चर्य की बात है। मेरे हृदय में यह बात कभी नहीं आई थी। इस समय विस्मय से मेरा मन बहुत विचलित हो उठा। डॉक्टर ने कहा, इन्हीं बातों का विचार करके हमारे हिंदू धर्म में अनजाने आदमी को जगह देना मना किया गया है। उस समय किसको मालूम था कि यह आदमी इतना भयंकर है। मेरे भीतर बड़ी खलबली थी। कुछ बात नहीं सुहाती थी। अपने कमरे में बिछौने पर पड़कर मैंने दरवाजा बंद कर लिया।
नहाने खाने का मन नहीं हुआ। एक ओर तोताराम का सामान बिखरा पड़ा था, उस ओर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस घड़ी मुझे मालूम हुआ कि तोताराम पर मेरा कितना स्नेह हो गया था। तोताराम जाते समय कह गए हैं कि वे बेकसूर हैं, तो क्या पुलिस ने भूल से उन्हें गिरफ्तार किया है? इतना मन में आते ही मैं बिछौने से उठ बैठा। जिस रात में पांडे का खून हुआ, उस रात की सब बातें मैं याद करने लगा। तोताराम फर्श पर पड़े पांडे जी और डॉक्टर की बातें सुनते थे। किस मतलब से उनकी बातें सुन रहे थे? उसके बाद मैं 11 बजे सो गया। एकदम सवेरे जब उठा तब तोताराम ने ही मुझे जगाया था। इतने में अगर तोताराम ने, लेकिन तोताराम शुरू से कह रहे हैं कि यह आत्महत्या नहीं खून है, तो क्या जो खूनी है वह ऐसी बात कहकर आप ही अपने गले में इस तरह फांसी लगावेगा? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अपने ऊपर से संदेह को झाड़ पोंछकर फेंक देने के वास्ते ही तोताराम ने ये बातें कही हो कि पुलिस समझेगी। तोता जब जोर से यह बात कह रहे हैं तब वे हरगिज खूनी नहीं है। इसी तरह नाना प्रकार की चिंता करता हुआ मैं मन ही मन छटपटाने लगा। फिर उठकर कमरे में टहलने लगा, फिर खाट पर आ बैठा। इस तरह दोपहर बीत गया। तीसरे पहर को मन में आया कि किसी वकील के यहाँ चलकर सलाह लें कि ऐसी दशा में क्या करना चाहिए, लेकिन किसी वकील से यहाँ कुछ जान पहचान नहीं है। फिर भी वकील का मिलना कुछ कठिन नहीं होगा, यही समझकर उठा और कुर्ता पहनकर बाहर होना ही चाहता था कि किसी ने किवाड़ पर हाथ थपथपाया। खोलकर देखता हूं तो सामने ही तोताराम खड़े हैं। मैंने अरे तोताराम खड़े थे कहकर गले लगा लिया। वह दोषी है या निर्दोष, यह भावना जो थोड़ी देर पहले मन में धमाचौकड़ी मचा रही थी, वह एकदम दूर हो गई। सूखा मुंह, रूखे बाल लिए तोताराम ने हंसकर कहा, हाँ भैया, हम ही हैं, बड़े संकट में पड़ गया। एक आदमी कठिनता से जामिन हो गया, तब छूट कर आया हूँ, नहीं तो आज हवालात में रहना पड़ता। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, वकील के यहाँ जा रहा था। स्नेह से तोताराम ने मेरा हाथ धरकर कहा, क्या मेरे वास्ते अब इसकी जरूरत नहीं है मित्र? कुछ दिनों के लिए तो मुझे रिहाई मिल गई है। अब हम दोनों कमरे में गए। तोताराम ने मैले कपड़े उतारते हुए कहा, मगज भन आ रहा है भाई, टीम भर नहाना खाना नहीं हुआ। तुमने भी मालूम होता है नहाया खाया नहीं है। चलो यार नहाकर कुछ मुंह में तो डालें, पेट कुरबुला रहा है भूख के मारे। मैंने उकताकर पूछा, अच्छा तोताराम तुमने क्या मैंने खून किया है या नहीं? कहकर तोताराम ने कहा, वह बात पीछे होगी विजय बाबू, इस घड़ी तो पेट में कुछ जाना चाहिए। माथा धमक रहा है, मैं समझता हूँ स्नान भोजन के बाद सब ठीक हो जाएगा। इसी समय डॉक्टर कमरे में आए। उनको देखते ही तोताराम बोले, मैं तो डॉक्टर बाबू मलती चांदी की चौहन्नी की तरह फिर लौट आया। पुलिस ने भी मुझे नहीं लिया, लौटा दिया है मुझे। डॉक्टर सुखदेव ने कुछ गंभीरता लेकर कहा, देखिए तोताराम जी, आप लौट आए, ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ उन लोगों ने आपको बेकसूर समझकर ही छोड़ा होगा, लेकिन मेरे यहाँ तो आपका समझते तो है ही हैं आप। यहाँ 10 भले आदमियों का डेरा है, यूं ही सब भाग मचाए हुए हैं, उस पर आपका रहना तो देखिए, आप मन में कुछ दूसरा मत समझिए। आपसे हमारा कुछ द्वेष विरोध तो है नहीं, लेकिन तोताराम बात काट कर बोले, नहीं, वह बात नहीं है। मैं इस घड़ी दागी असामी बना हूँ, मुझे यहाँ रखकर आप लोग भी चौंध बकोट में पड़े, यह मैं हरगिज पसंद नहीं करूंगा। कहिए, आप क्या आज ही मुझे चले जाने को कह रहे हैं? डॉक्टर कुछ देर चुप रहकर बोले, नहीं, इस रात के वास्ते कुछ बात नहीं, लेकिन कल सवेरे ही। तोताराम, सो तो बनी बात है। डॉक्टर साहब, कल मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं दूंगा, अपने लिए जगह तो ढूंढ लूंगा। अगर कहीं नहीं ठिकाना होगा तो वह पारसी होटल तो है ही है। यह कहकर तोताराम ने हंस दिया। डॉक्टर ने पूछा, अच्छा, थाने वाले आपको ले गए तो वहां किया क्या? तोताराम ने संक्षेप में कहकर स्नान भोजन का रास्ता लिया। अब डॉक्टर मुझसे कहने लगे, तोताराम मन में नाराज तो हो रहे हैं, लेकिन भाई कुछ उपाय नहीं है, मैं करूं क्या? एक तो मैं इसकी बदनामी हो चुकी है, ऊपर से पुलिस का गिरफ्तार असामी रहेगा तो कैसे ठीक होगा? आप ही कहिए। हाँ, अपने लिए सबको खबरदारी से रहना उचित ही है। कहकर मैंने सिर हिलाया और कहा, आपका मेस है, आप जो उचित समझे करें, इसमें कोई क्या कह सकता है। और गमछा कांधे पर रखकर स्नान करने चला गया। उदास मन डॉक्टर वहीं बैठे रहे। स्नान करके कमरे में आया तो देखा कालू बाबू ऑफिस से लौटकर आ गए हैं। सामने तोताराम को देखकर वे ऐसे सहमे जैसे भ्रम का भूत देखकर आदमी सहम जाता है। उनके चेहरे पर जर्दी दौड़ गई। बोल उठे, अरे तोता बाबू, आप। तोताराम हंसकर कहने लगे, मैं ही हूं कल्लू बाबू, आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या? सब ठीक है, लेकिन आपको तो पुलिस वाले। इतना ही कहकर कल्लू बाबू अपने कमरे को चले। तोताराम हंसी करने का लोभ संवरण नहीं कर सके। धीरे से बोले,
थामिन के फूंकने से नाभि फूलने लगती है। पुलिस के छूने से बड़े बड़े धीरों की छाती छितरा जाती है। कल्लू बाबू तो हमको देख कर ऐसे भड़क रहे हैं जैसे गेरुआ वाले को देखकर श्वानदेव। संध्या को तोताराम कहने लगे, अरे यार ये तो ताला बंद नहीं हो रहा है। मैंने देखा तो उसमें क्या कुछ बिगड़ा है, पता नहीं चलता। मकान मालिक को खबर दी गई, वे आए, देखकर बोले विलायती तालों की यही गति है, चलता है तब तक चलता है, नहीं तो बस इंजीनियर बुलाना पड़ता है। इससे तो देशी ताले अच्छे होते हैं। खैर अब कल इसकी मरम्मत करा देंगे, कहकर डॉक्टर साहब नीचे चले गए। रात को सोने से पहले ही तोताराम ने कहा, क्यों विजय बाबू, सिरदर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, क्या उपाय करें, कुछ बतलाओ तो। मैंने कहा डॉक्टर से एक पुड़िया लाकर खा क्यों नहीं लेते। तोताराम होम्योपैथी, उससे अच्छा हो जाएगा। अच्छा चलो देखें तो, इसकी भी ताकत देख ली जाए। मैं चलो, मेरी भी तबीयत खराब हो रही है, वहां पहुंचकर देखते हैं। तो डॉक्टर दरवाजा बंद करना चाहते हैं। हम लोगों की ओर वे जिज्ञासा की दृष्टि से देखने लगे। तोताराम ने कहा, आपकी दवा का गुण देखने आया हूं डॉक्टर साहब, सिर में बड़ा दर्द है, कुछ उपाय कीजिए। डॉक्टर खुश होकर बोले, काफी उपाय है, पित्त के उभार से आपको सिर दर्द है, बैठिए मैं अभी दवा देता हूं। कहकर उन्होंने अलमारी खोली और नई दवा की पुड़िया लाकर दी। कहा, जाइए खाइए, सो रहिए, कल सवेरे सब छूमंतर हो जाएगा, दर्द वर्द कुछ नहीं रहेगा। विजय बाबू आपका चेहरा भी तो उतरा हुआ है, देखते हैं शरीर बड़ा कसमस है, लीजिए आप भी एक खुराक, एकदम ठीक हो जाएगा। दवा लेकर बाहर होने लगा था कि तोताराम ने कहा, डॉक्टर साहब आप हंसराज को जानते हैं। चौंक कर डॉक्टर बोले, नहीं तो कौन है वे। तोताराम, मैं भी नहीं जानता, लेकिन आज थाने में सुना वही इस खून के मामले में तैनात हुए हैं। सिर हिलाकर डॉक्टर ने कहा, नहीं मैं तो उनको नहीं जानता। ऊपर जब हम दोनों कमरे में पहुंच गए तब मैंने कहा, अब तो तोताराम हमको सब बातें ठीक ठीक बतला दो। तोताराम, क्या बतला दें, तुम जरूर हमसे बात छिपाते हो, लेकिन अब ऐसा मत करो, हमको सब साफ साफ कहो। तोता पहले तो चुप रहे, फिर दरवाजे की ओर देखकर बोले, अच्छा मैं कहता हूं सब, आओ मेरे बिछौने पर पास बैठ जाओ, तुमसे छिपाने से अब नहीं बनेगा, मैं देख चुका। मैं उनके बिछौने पर जा बैठा, वह भी किवाड़ देकर मेरे पास आ बैठे। दवा की पुड़िया अभी मेरे हाथ ही में थी, मन में हुआ कि इसको खाकर निश्चिंत होकर सब सुनूं। पुड़िया खोलकर मुंह में देने चला कि तोताराम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, अभी नहीं, मेरी सब बातें सुनकर ही खाना। स्विच उठाकर तोता ने रोशनी खत्म कर दी और मेरे कान के पास मुंह करके साए साए स्वर से कहने लगे। मैं मुग्ध होकर सुनने लगा। उपन्यास से भी बढ़कर उनकी बातें सुनते सुनते मेरे रोए खड़े होने लगे। मैं भीत और विस्मित होने लगा। 15 मिनट तक संक्षेप में कथा समाप्त करके तोताराम ने कहा, आज यहीं तक गोपाल भांड़ की कथा रहे, बाकी कल। मैंने कहा, गोपाल भांड़ की बात कैसी, यह पहेली मेरी समझ में नहीं आई। तोताराम ने कहा, तुमको मालूम नहीं, बंगाल का गोपाल बड़ा मस्खरा भांड़ था, लड़के तक उसका नाम जानते हैं। एक बार उसने बड़े बड़े रईसों को नेवत कर बुलाया और अपने घर में उनकी दावत की। उसका आदर सहित निमंत्रण पाकर बड़े बड़े सैकड़ों आदमी खुश होकर आए। उन्होंने मन में सोच की अच्छी सैर होगी, भांड़ के यहाँ नेवता है, सदा लोग भाड़ों को बुलाकर मजलिस जमाते हैं। मसल है कि मजलिस वीरान जहां भाड़ न बाशद। बड़ी श्रद्धा से बहुत बड़े बड़े आदमी कोई नई बात देखने की अभिलाषा से उसके नेवते में पधारे। रात हो गई थी। बाहर बैठक में उसने बड़े आदर से पधराकर सबको आसान दिया। भीतर से खूब छनन मनन की आवाज और फोड़न की गंध आने लगी। कुछ देर तक यह कांड होता रहा। सब लोगों के मन में कुछ नई बात, नया भोजन और अपूर्व घटना के देखने का उत्साह उमड़ रहा था। ऊपर से घर के छनन मनन और सुगंध से सबकी उमंग दूनी हो रही थी। देखते देखते समय हुआ, सब मेहमान भोजन स्थान पर विराजमान हुए। सबके सामने पत्तल पड़ गया। सब लोग उत्साह से प्रतीक्षा करने लगे कि अब कोई बढ़िया पकवान आता है। भीतर का बघार रह रहकर छनाका और पंचफोरन की खुशबू आ रही थी। कई मिनट तक जब सब मेहमान सामने पतरी पर हाथ रखे पकवान की राह ताकते रहे, तब खुद गोपाल भांड़ सबके सामने आकर बीच में हाथ जोड़े खड़ा हुआ। बोला, बस साहबान, आज की कथा यहीं तक रहे, अद्यई पर्यंत। बाकी फिर इसी तरह हमारी कथा भी आज यहीं तक रहेगी, बाकी कल सब खोलकर कहूंगा। रेडियम वाली घड़ी देखकर उन्होंने कहा, अभी समय है 2 बजे से पहले तो कोई घटना नहीं होती, इतने में तुम कुछ सो रहो, ठीक समय पर मैं जगा दूंगा। रात के 1:30 बजे थे। अंधेरे में आंख मूंद कर बिछवाने पर सोया था। काहे से चैतन्य थे कि सांस चलने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तोताराम की दी हुई चीज जोर से दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़े था। पहले से इशारा ठीक था,
पहुंचे कुछ न कहकर तोताराम ने देह छू दी। मैंने समझ लिया कि समय हो गया है। जोर से मेरे श्वास प्रश्वास की आवाज सुनाई देने लगी। इसके बाद कब दरवाजा खुला इसका तो पता नहीं लगा, लेकिन तोताराम के बिछौने पर धप से आवाज हुई। कमरे में रोशनी हो गई। लोहे का डंडा हाथ में लिए मैं झपट कर उठ खड़ा हुआ। देखता हूं तो डॉक्टर घुटने के बल बैठे हैं और हाथ में पिस्तौल लिए दूसरे हाथ में स्विच पकड़े। तोताराम उन्हीं के पास खड़े हैं। डॉक्टर ऐसे मरकहा बैल की तरह ताकता था जैसे गोली खाकर मरता हुआ बाघ शिकारी की ओर देखता है। तोताराम ने कहा, बड़े दुख की बात है डॉक्टर साहब, आप ऐसे पक्के हाथ वाले ने आदमी छोड़कर तकिए पर हथियार चलाया। खैर अब हिलना मत, छुरा फेंक दो, खबरदार हिले की खोपड़ी खत्म हुई। विजय बाबू, सड़क की ओर का जंगला खोल दो तो बाहर पुलिस खड़ी है डॉक्टर, खबरदार। डॉक्टर ने उठकर भागना चाहा, लेकिन तोताराम ने झपटकर उसके सिर पर ऐसा मारा कि उसी दम वह धरती पर गिर पड़ा। फिर गर्दा झाड़कर उठता हुआ डॉक्टर बोला, अच्छा अब तो मैं हार गया, लेकिन पूछता यह हूं कि मेरा अपराध क्या है। अपराध क्या एक दो हैं, डॉक्टर की एक शब्द में कह दूंगा। अपराधों की बड़ी लिस्ट थाने में तैयार है, वहीं धीरे धीरे सब गुल खिलेगा। उसी दम 5 कांस्टेबलों के साथ दारोगा ने उस कमरे में प्रवेश किया। तोताराम ने कहा, आपने सत्यान्वेषी हंसराज का खून करने की कोशिश की है। इसी कसूर में मैं आपको पुलिस के सुपुर्द करता हूँ। यही असामी है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर ने झट डॉक्टर के हथकड़ी भर दी। डॉक्टर ने उनकी ओर घूर कर कहा, यह भयानक चक्र रचा गया है। पुलिस और हंसराज सत्यान्वेषी ने मिलकर मेरे ऊपर यह चक्र रचा है, लेकिन कुछ परवाह नहीं, मैं देख लूंगा। अदालत पर अदालत का खुला मैदान है, मुझे खर्च के लिए रुपए की कमी नहीं है। हंसराज ने कहा, सो तो बनी बात है, कोकेन की इतनी बिक्री का रुपया जाएगा कहाँ। मुंह बनाकर डॉक्टर ने कहा, मैं कोकेन बेचता हूँ, इसका प्रमाण। बिना प्रमाण के तो हम लोग सांस भी नहीं लेते। डॉक्टर साहब, तुम्हारे शुगर ऑफ मिल्क की शीशी में ही प्रमाण रखा हुआ है। सांप को जहर मोहरा छूला देने पर जैसा होता है। डॉक्टर भी इस बात को सुनते ही सुकड़कर सोंठ हो गया। उसके मुंह से बात नहीं निकली। फुफकारते हुए सांड की तरह वह हंसराज की ओर देखने लगा। उसकी आंखों से चिंगारियां छूट रही थीं। मैंने देखा तो अब वे सीधे सादे डॉक्टर सुखदेव नहीं हैं, मानो एक दुर्दांत नरघातक गुंडा भलमन साहत की खोल छोड़कर बाहर निकल आया। इसी भयंकर नरघाती के साथ मैं इतने दिनों से मित्र भाव से बिता रहा हूँ, विचार कर मेरा कलेजा दहल उठा। हंसराज ने पूछा, कौन दवा तुमने हम दोनों को दी थी? डॉक्टर, ठीक बोलो तो। क्या मर्फिया की पुकनी थी? बोलो बोलो। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे तो केमिकल एग्जामिनर की आंख में धूल न डाल दोगे। अब आराम से खाट पर बैठकर हंसराज बोले, अच्छा दारोगा जी, अब हमारी इत्तला दर्ज कीजिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखे जाने पर डॉक्टर के घर की तलाशी ली गई। उनके यहाँ से 2 बड़े बोतलों में कोकेन बरामद हुआ। डॉक्टर ने जो उस समय चुप्पी साधी तो फिर उसका मुंह नहीं खुला। उसके बाद माल सहित थाना चालान करते करते सवेरा हो गया। उनका चालान करने के बाद हंसराज ने कहा, यहाँ तो सब 3-13 हो गया है, चलो मेरे डेरे पर वहीं चाय पानी करेंगे। किरगाम बैकरोड के एक पंचमहले मकान के बड़े दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पीतल के तख्ते पर लिखा था, हंसराज सत्यान्वेषी। हंसराज ने कहा, आइए पधारिए, गरीब का झोंपड़ा पवित्र कीजिए। मैंने पूछा, सत्यान्वेषी क्या? वह मेरा पता परिचय है। डिटेक्टिव शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता। जासूस शब्द भी अब हल्के दर्जे का बाजारू होने से रुचिकर नहीं है, इसी से मैंने अपना नाम सत्यान्वेषी रखा है। अच्छा नहीं है? पूरा मकान हंसराज के जिम्मे है, कमरे खूब साफ सुथरे हैं। मैंने पूछा, आप अकेले इसमें रहते हैं? हाँ, संगी मेरा वही गरीब राम है। मैंने सांस छोड़कर पूछा, बहुत बढ़िया मौके का मकान है। कितने दिन से यहाँ है? कोई बरस भर हुआ होगा। केवल कुछ दिनों के लिए आप लोगों के मेस में जाकर डेरा कर लिया था। गरीब ने झटपट स्टोव जलाकर चाय तैयार कर ली। हम दोनों को प्यालों में ड्रे दी। छोटे चम्मच से चाय चूसते हुए हंसराज ने कहा, यार तुम्हारे मेस में तो कई दिन बड़े मजे में बीते, लेकिन डॉक्टर ने अंत में मुझे पकड़ लिया था। इसमें मेरा ही अपराध था। मैं कैसा अपराध, मेरी समझ में नहीं आया। पुलिस से जब मैंने जंगले की बात कही तभी मैं पकड़ा गया। समझते हो ना उसी जंगले से पांडे जी? नहीं, मैं यह पहेली नहीं समझता, शुरू से सब कहिए। एक बार और चाय चूसकर हंसराज ने कहा, अच्छा मैं कहता हूँ, कुछ तो रात को सुन ही चुके थे, अब बाकी भी सुन लो। तुम लोगों के मोहल्ले में जो हर महीने खून होता आता था, उसके मारे पुलिस के अफसर बहुत तंग हो गए थे। एक और तो खुद बंबई सरकार और ऊपर से ये अखबार वाले पुलिस को ताने तिशने देकर नाको दम कर रहे थे।
तब मैं लाचार एक दिन पुलिस के बड़े साहब से मिला। उनसे मैंने कह दिया कि मैं गैर सरकारी शौकिया डिटेक्टिव हूँ। मुझे विश्वास है कि इन खून खराबियों का पता लगा सकूंगा। बहुत बातचीत होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने मुझे हुक्म दिया, लेकिन इतनी प्रतिज्ञा हुई कि उनके और मेरे सिवा इसकी खबर किसी को ना हो। उसके बाद मैं तुम्हारे मैस में पहुंचा, जहां कोई मोहल्ला वारदात पर वारदात होने के लिए बदनाम हो, उसकी जड़ कहीं न कहीं पास में होनी चाहिए। इसी भरोसे पर मैंने तुम लोगों का मेस चुन लिया था। मुझे कहाँ मालूम था कि विरोधी दल वालों की बुनियाद भी उसी मेस में है। डॉक्टर को मैंने बहुत आगे बढ़ा हुआ भला मानस तो समझा था, और यह भी मन में बात बैठी हुई थी कि कोकेन का रोजगार चलाने के लिए होम्योपैथी डॉक्टर बनकर बैठने से बहुत सुविधा होता है। डॉक्टर के ऊपर संदेह मुझे हुआ। पांडे के मरने से एक दिन पहले, तुमको याद होगा, एक दिन सवेरे सड़क पर भाटिया की लाश मिली थी। जब डॉक्टर ने सुना कि उसकी कमर से 1000 के नोट मिले हैं, तभी उसके चेहरे पर एक ऐसा व्यर्थ लोभ फूट पड़ा कि मेरा सब संदेह उसी पर वज्रवत जा ठहराया। उसके बाद संध्या को जब पांडे के दरवाजे पर लुककर बातें सुनने की घटना हुई, वे आए थे हम लोगों की बातें सुनने नहीं। उनका मतलब था डॉक्टर से बात करने का, लेकिन एक मामूली बहाना बनाकर चले गए। पांडे जी के व्यवहार से मुझे एक बार धोखा हुआ। मैंने समझा कि वे पांडे ही असल असामी है। फर्श पर कान देकर सुनने पर भी मामला साफ नहीं हुआ, लेकिन इतना मेरी समझ में आ गया कि उन्होंने कुछ भयंकर दृश्य देखा है, और वही गुप्त बात डॉक्टर से कहने गए थे। अब तो मामला बिल्कुल साफ हो गया। डॉक्टर कोकेन का रोजगार करता था, लेकिन किसी को इसका भेद जानने नहीं देता था कि वह उस कोकेन के रोजगार का सरदार है। अगर किसी को ये बातें किसी तरह मालूम हो जाती तो उसको जान से मार डालता था। इसी तरह वह इतने दिनों तक अपने को बचाता आया है। वह भाटिया, जहां तक मैं समझता हूँ, डॉक्टर का दलाल था। उसी के द्वारा कोकेन बाजार में दिया जाता था। हो सकता है कि मेरा यह अनुमान ठीक न भी हो। उस रात को वह डॉक्टर के पास आया था और किसी कारण से दोनों में अनबन हुई। हो सकता है कि डॉक्टर को वह धमकाकर कुछ वसूल करना चाहता हो, इसी वास्ते उसने पुलिस का डर दिखलाया हो। उसके बाद ज्यों ही वह घर से बाहर हुआ, डॉक्टर उसके पीछे पीछे गया और भाटिया को खत्म कर डाला। पांडे ने अपने जंगले से सड़क पर की यह घटना देखी और नासमझी के मारे डॉक्टर से कहने गए, लेकिन उनका मतलब क्या था यह तो मैं नहीं जानता। वे डॉक्टर के उपकृत थे, उनको सावधान करने गए हों तो भी आश्चर्य नहीं, लेकिन होम करते हाथ जलता है। परिणाम उल्टा हुआ। डॉक्टर ने देखा कि अब पांडे को जीते रहने का अधिकार नहीं रहा। उसी रात को जब बाहर पेशाब करने आए होंगे, डॉक्टर यमदूत की तरह उनके सामने आ खड़ा हुआ। मेरे ऊपर डॉक्टर का संदेह हुआ या नहीं सो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैंने पुलिस को यह कहा कि यह सड़क की ओर का जंगला ही पांडे जी की मौत का कारण है, तब उसने जरूर समझा कि मैं कुछ अंदाजा करता हूँ। इस कारण मुझे भी यमलोक जाने का खासा अधिकार मिल गया, लेकिन मेरे भीतर स्वर्ग जाने के लिए बिल्कुल उद्वेग नहीं था। इसी कारण मैं बड़ी सावधानी से इस लोक की यात्रा कदम कदम पर खबरदारी से करने लगा। उसके बाद पुलिस ने एक बोर्ड अपने का काम कर डाला कि मुझे गिरफ्तार कर ले गई। अंत को कमिश्नर साहब ने मुझे छुड़ाया। मैं फिर मेस को लौट आया। डॉक्टर को इतना समझते देर नहीं लगी कि मैं जासूस हूँ, लेकिन उसने मन का भाव छिपाकर मुझे रात को मेस में रहने देने की उदारता दिखलाई। फिर भी इस उदारता की आड़ में उसकी दुर्भिसंधि यह थी कि मुझे किसी तरह खत्म कर डालना, क्योंकि उसकी बातें मैं बहुत कुछ जान गया, जिससे उसके ऊपर खतरे की नंगी तलवार कच्चे धागे में लटकने लगी। डॉक्टर के विरुद्ध सच्ची बात तो यह कि कोई प्रमाण मेरे पास नहीं था। यह बात सही है कि उसके घर से कोकेन बरामद करके उसको माल सहित चालान कर दिया जा सकता था, लेकिन वह बेदर्द कसाई खूनी है, इसका किसी अदालत में साबित करना कठिन ही नहीं असंभव था। इसी कारण मैंने भी उसको लोभ देना शुरू किया। ताले में कांटा तोड़कर मैंने ही उसको खराब कर दिया। जब डॉक्टर ने सुना कि ताला बंद नहीं हो सकता, तब उसके भीतर उत्साह का बवंडर उठाया कि अब हम लोग रात में दरवाजा बंद करके नहीं सो सकेंगे। उसके बाद जब हम लोग दवा लेने उसके यहाँ गए, तब तो उसके हाथ में चांद मिल गया। उसने हम लोगों को एक एक पुड़िया मर्फिया पाउडर देकर समझ लिया कि हम लोग खूब शांति से इस जगत को छोड़ देंगे और किसी को कुछ भी मालूम नहीं होगा। उसके बाद तो खुद बाघ आकर पिंजरे में अपने आप फंस गया। मैंने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ भाई, तुम तो उधर जाओगे नहीं ना? नहीं, मैं क्यों जाऊं, तुम मेस को जा रहे हो। मैं हाँ, किस वास्ते, क्या काम है? मैं, क्या काम है? डेरे पर नहीं जाऊंगा। मेरा कहना है कि उस मेस को तो छोड़ना ही होगा। इससे तो अच्छा था कि यहीं आ जाते, ये डेरा भी तो खराब नहीं है। मैंने कुछ देर चुप रहकर कहा, क्यों, बदला दे रहे हो क्या? हंसराज ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा,
तुमने लाचारी में अपने डेरे में मुझे जगह देकर अपना साथी बनाया था। उस ऋण से तो ऋण हो ही नहीं सकता भाई। मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ रहे बिना मेरा मन ही नहीं मानेगा। यह बद अभ्यास थोड़े ही दिन तुम्हारे साथ रहने से हो गया है। मैं सच कहते हो? बिल्कुल सच, इसमें जरा भी मेन मेक नहीं यार। अच्छा तो ठहरो, मैं अपना सब बोरिया बंधना उठाए लिए आता हूँ। प्रसन्न होकर हंसराज ने कहा, साथ ही मेरा अंगड़ खंगड़ भी लेते आना न भूलना। आप सुन रहे थे कहानी बैरज से गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखित कहानी खूनी की गिरफ्तारी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।